हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं फ्यूनेरिया। बच्चों, जो फ्यूनेरिया है वो ब्रायोफाइटा का सदस्य है। जो इसका मुख्य विभाग है ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा के अंदर जो क्लास है वो है फ्यूनिएरियसी। फ्यूनिरिएसी फ्यूनिरिएसी का सदस्य है ये इसका कुल है, फैमिली या कुल कह सकते हैं, ये इसका विभाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये देखेंगे अब सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर कि जो फ्यूनेरिया है उसका स्वभाव कैसा होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन स्थानों के अंदर इनकी संख्या ज्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं फ्यूनेरिया का वितरण कि ये कहाँ पाया जाता है। तो यह एक स्थलीय मोस है। स्थलीय का मतलब भूमि के ऊपर पाया जाने वाला, भूमि के ऊपर पाया जाने वाला मोस है। इसकी कुल जातियां, अगर हम विश्व के अंदर बात करें, पूरे संसार की बात करें, तो टोटल इसकी 117 जातियां पाई जाती हैं। और अगर हम केवल भारत देश की बात करें तो उसके अंदर 15 जातियां पाई जाती हैं। और इस फ्यूनेरिया की, जो फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका ये जाति है, ये पूरे संसार के अंदर पाई जाती है। संसार का कोई भी कोना हो वो सभी के अंदर पाई जाएगी। कौन? फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। अब जो फ्यूनेरिया है वो नम व छायादार स्थानों में पाया जाता है। नम व छायादार स्थानों पर। नम का मतलब है जहां पे जल प्लस भूमि, यानी कि भूमि के अंदर जल की मात्रा उपस्थित हो, वो नम स्थान। और छायादार यानी कि जहां पे बड़े वृक्ष हों, बड़े पादप हों, उनके अंदर उनकी छाया के नीचे उगता है। और गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, नदियों के किनारों पर, वृक्षों के नीचे। तो ये इस प्रकार का इसको वातावरण चाहिए होता है। या तो ये गीली मिट्टी में रहना पसंद करता है, चिकनी मिट्टी पर उगता है, नदियों के किनारों पर उगता है, वृक्षों के नीचे भी उगता है। और ये अगर हम बात करें कि फसल प्राप्त करने के बाद उसको जब हम भूमि को, जो खाली भूमि होती है उसमें आग लगा देते हैं फसल प्राप्त करने के बाद, तो उसके बाद जो सबसे पहले वनस्पति के रूप में उगता है वो पादप फ्यूनेरिया ही होता है। ये क्या करता है, जो बिल्कुल प्लेन जगह होगी, बिल्कुल सतह खाली होगी जमीन, उसके ऊपर सबसे पहले वनस्पति के रूप में उगता है। कौन? फ्यूनेरिया। तो ये क्या करता है, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी में, नदियों के किनारे, वृक्षों के किनारे, हर जगह पे लगभग पाया जाता है। अब हम इसके स्वभाव के बारे में देखते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है पादप का। तो फ्यूनेरिया समूह में उगता है, यानी कि ये ग्रुप में उगता है। और जब ये खंड, जो खाली भूमि है, खंडों में उगने पर, जब ये खंडों में उगता है, खाली जगह पे खंडरों में अगर बात करें, यहाँ पे खंडों की जगह हम यहाँ पे खंडर लिखें, खंडरों में, तो ज्यादा अच्छा है। खंडरों में उगने पर ये क्या लगता है, कोमल गलीचों के रूप में लगता है। जो घरों में बिछाने वाले गलीचे होते हैं, सॉफ्ट मुलायम होते हैं, उनके रूप में ये लगता है, फील होता है जब ये खंडरों में उगता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये समूह में उगता है, ग्रुप के अंदर उगता है, ग्रोथ करता है। इसका जीवन काल, जो इसका लाइफ साइकिल है, वो केवल 4 महीने है। इसकी अलग अलग जातियों के आधार पे इनकी जो जीवन काल है वो 4 से 5 महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इसके स्वभाव की, वो हम कर रहे हैं फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका जाति के आधार पे कर रहे हैं। और इन जो पादपों की लंबाई होती है वो 1 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। क्योंकि ये मोस है और हमें पता है मोस बहुत छोटे आकार के होते हैं, तो इस कारण जो फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका है इसकी ऊंचाई भी 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम बच्चों बात करते हैं फ्यूनेरिया के पादप शरीर के बारे में, कि पादप शरीर कितना बड़ा होता है, उसके अंदर क्या क्या पत्तियां पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती, किस प्रकार होता है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पूर्ण विकसित मोस, यानी कि जो मोस है, कोई मोस का पादप है, वो पूर्ण विकसित हो जाता है जब अपनी चरम स्टेज पे पहुंच जाता है।
तब वो क्या होता है, ऊर्ध्व व पर्णिल। ऊर्ध्व से मतलब है सीधा, बिल्कुल सीधा होगा, और पर्णिल का मतलब होता है कि इसके ऊपर पत्तियां पाई जाएंगी। ठीक है जी, ऊर्ध्व व पर्णिल होगा। जो स्तंभ होता है यानी कि जो स्टेम होगा, स्टेम 15 mm ऊंचा होता है। स्टेम यानी कि जो तना होता है या स्तंभ होता है वो 15 mm ऊंचा होगा। आधार पर, आधार पर मतलब कि बेस, ये आधार है, बेस पर क्या है, मूलाभासी गुच्छ पाए जाएंगे मूलों के समान। मूलाभासी का मतलब होता है मूल के समान, रूट के समान, रूट के समान पाए जाएंगे, गुच्छ पाए जाएंगे, ग्रुप पाए जाएंगे रूट्स के। स्यूडो रूट बोल सकते हैं इनको, स्यूडो रूट ग्रुप पाए जाएंगे आधार के नीचे की तरफ। फिर है जी मुख्य मूलाभासी तंतु। मुख्य का मतलब होता है कि जो बिल्कुल शुरुआत से आधार से निकली होती है वो वाली, वो होगी मजबूत व भूरे रंग की। जो मुख्य मूलाभासी तंतु होंगे मजबूत व भूरे रंग के होंगे। और जो शाखित, शाखित का मतलब है, मान लीजिए ये यहाँ से मूल निकल रही है और उसके बाद इनकी आगे से आगे ब्रांचेस निकल रही हैं, तो जो ये मुख्य होगी ये होगी मजबूत व भूरे रंग की। और आगे जो शाखित होंगी यानी कि आगे और उनकी ब्रांचेस डिवाइडेड हो रही हैं, वो ब्रांचेस क्या होंगी, पतली व रंगहीन होंगी। जो मूलाभास तंत्र है यानी कि जो मूलों के समान दिखाई देने वाला जो तंत्र है वो क्या होता है, वायवीय तंत्र जैसे विकसित होता है। जिस प्रकार ऊपर का सिस्टम यानी कि जो स्टेम होता है वो विकसित होता है, उसी प्रकार जो ये मूलाभासी तंत्र है ये भी क्या होगा, विकसित होगा। किसके समान विकसित होगा, तने के समान विकसित होगा। मूलाभासी जो तंत्र, जो मूलाभासी तंत्र है ये जड़ तंत्र के समान ही होता है। जिस प्रकार आम पादपों की हम बात करें, सामान्य पादपों की, जैसे आवर्त बीजी पादप है या अनावर्त बीजी पादप है, उनकी जो मूल होती हैं उनके अंदर जो मूल तंत्र पाया जाता है, सिस्टम पाया जाता है, उनके समान ही इनका मूलाभासी तंत्र कार्य करता है। इनके समान, आवर्त बीजी पादपों के समान ही मूलाभासी, इनका मोस का क्या करता है, मूलाभासी तंत्र कार्य करता है। कार्य, अब हम देखते हैं इनका कार्य क्या रहता है। जो मूलाभासी तंत्र है, तो जो मूलाभासी तंत्र है उसका कार्य रहता है अवशोषण एवं स्थिरीकरण का, अवशोषण एवं स्थिरीकरण का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो स्तंभ यानी कि जो स्टेम है वो क्या होता है, कोमल, गोल, ऊर्ध्व व हरा। कोमल होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा, गोल होगा, राउंड शेप में होगा, ग्रीन होगा, ऊर्ध्व मतलब इरेक्ट, सीधा होगा। तो इस प्रकार ये तना पाया जाता है। फिर शाखन, शाखन का मतलब है कि इनकी ब्रांचेस कितनी निकली रहती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं या कम होती हैं। तो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। और जो पर्ण होते हैं वो स्तंभ पर चौड़े सिरे पर लगा होता है, स्तंभ पर, स्तंभ के ऊपर ही जो चौड़ा हिस्सा होगा उसके ऊपर ही लगी रहेंगी ये पर्णें। इस प्रकार इसके मोस में पन्ने लगे रहती हैं। तो ये पादप का शरीर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। अब हम बच्चों इनकी देखते हैं आंतरिक संरचना किसकी, फ्यूनेरिया की। फ्यूनेरिया के अंदर जो आंतरिक संरचना है, सबसे पहले हम उसके जो तना भाग है, स्टेम है, उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि तने की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या पाया जाता है। तो इसकी अनुप्रस्थ काट करने पर इसकी आंतरिक संरचना दिखाई देती है, वो बहुत ही सरल दिखाई देती है। तो इसकी आंतरिक संरचना सरल होती है। और जो इसके अंदर जो भाग पाए जाते हैं, पार्ट्स पाए जाते हैं, उनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट होगा बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा के अंदर हम देखते हैं तो जो ये बाह्य त्वचा है, आउटर लेयर है, जो एपिडर्मिस है, वो एक कोशिका मोटाई वाली, यानी कि एक कोशिका की मोटाई इस प्रकार एपिडर्मिस पाई जाती है। सेल, जो इसकी कोशिका होती है
वो पतली हरित लवक युक्त होती है। जो बाह्य तरफ से जो पाई जाएगी ये बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, ये पतली होती है और हरित लवक युक्त होती है, यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिसकी सहायता से ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये भोजन का निर्माण करती हैं। जो प्रौढ़, प्रौढ़ का मतलब होता है जब मैच्योर हो जाएगा कोई पादप, फ्यूनेरिया का कोई पादप है वो मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर होने के बाद इनका जो स्तंभ होता है, जो स्टेम होता है, मैच्योर स्टेम होता है, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मोटी होना शुरू हो जाती हैं और बाह्य त्वचा में रंध्र नहीं पाए जाते, रंध्र उपस्थित नहीं होते, उपस्थित नहीं। तो ये हुआ पहला पार्ट किसका, तने का। तने के अंदर जो 3 भाग दिखाई देते हैं मुख्यतः, उसके अंदर पहला भाग कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा भाग, वल्कुट या कोर्टेक्स। वल्कुट के अंदर हम देखते हैं तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो चौड़ी और मृदुत कोशिकाएं होती हैं। इनका जो स्तंभ होता है, तरुण का मतलब होता है बिल्कुल नया पादप, जो बहुत ही कम समय हुआ है जिसको उगे को या जिसको पैदा हुए को। तरुण स्तंभ की वल्कुट कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, यानी कि जो स्तंभ की वल्कुट कोशिकाएं, कोर्टेक्स सेल होती हैं, इनके अंदर हरित लवक पाया जाता है। जो बाह्य क्षेत्र व अंत क्षेत्र में इसको विभाजित किया जाता है कि एक तरफ जो बाहरी वल्कुट होगा, इस प्रकार इसको बाहरी व अंत क्षेत्र के अंदर विभाजित किया जाता है। जो बाह्य क्षेत्र होगा उसकी जो भित्ति होती है मोटी होती है, जो हम आउटर लेयर की बात करें तो ये मोटी होगी, और जो अंत क्षेत्र होगा उसकी दीवार होती है वो बहुत ही पतली होती है। तो इस प्रकार ये वल्कुट हो गया। अब हम जो तीसरी संरचना है जो तने की अनुप्रस्थ काट के दौरान हमें दिखाई देती है वो होती है केंद्रीय संवहन रज्जु। केंद्रीय संवहन रज्जु, इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो उदग्र लंबी, इस प्रकार लंबी और संकरी पाई जाती हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति, इनकी जो भित्ति होती है बाहर वो पतली होती है बहुत, और जो ये कोशिकाएं होती हैं ये मृत कोशिकाएं होती हैं जो केंद्रीय संवहन रज्जु होती हैं। इन्हें हाइड्रोइड्स भी कहते हैं, इन्हें हाइड्रोइड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल व खनिज लवण यानी कि संवहन तंत्र का कार्य करती हैं और मृत होती हैं, इस कारण इनको हाइड्रोइड्स कहा जाता है। और साथ ही साथ ये यांत्रिक बल प्रदान करने का भी कार्य करते हैं कि पादप को थोड़ा सा सहारा हो जाए, जिसकी वजह से वो उधर सीधा रहे, और जब कभी वातावरण के में हवा बहुत तेज चलती है या आंधी का मौसम होता है तो वो क्या करे, पादप बिल्कुल टूट ना जाए, पादपों को यांत्रिक बल प्रदान करने का कार्य करते हैं केंद्रीय संवहन रज्जु। तो इस प्रकार इस तने के अंदर 3 भाग दिखाई देते हैं।